यहाँ पे हम कवर करेंगे एक नए डेवलपमेंट को जो कि आईएएफ के लिए प्रोक्योर किए जाने वाले जो 114 फाइटर जेट है उसको लेकर हम बात करेंगे। एमआरएफए के अंतर्गत ये प्रोक्योर होने थे और इसको लेकर लास्ट वीक ही जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि इस पर्टिकुलर डील पे जो कॉल है वो ली जा सकती है। यहाँ पे नया डेवलपमेंट है, नई रिपोर्ट सामने है जिसके अकॉर्डिंग जो कि स्टेटमेंट ऑफ केस है यानी कि एसओसी वो आईएएफ ने सबमिट किया है एमओडी को। इसके अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट है 114 रफाल की वो पुश की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है वो 2 लाख करोड़ रुपए का राउंड है, तकरीबन $24 बिलियन बैठेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को भारत में कंप्लीट किया जाएगा। मतलब जो सभी एयरक्राफ्ट है वो भारत में बनाए जाएंगे जहाँ पर जो इंडिजिनस कंटेंट होंगे वो 60% से ऊपर के होंगे। जो एक कोलैबोरेशन है टीएसएल का वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्राइम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होगा वो टीएसएल ही रहने वाला है अगर ये जो डील है वो साइन होती है तो, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्यूसलाज रफाल के वो टीएसएल बनाने वाली है। फैसिलिटी और इंफ्रा सेटअप किया जा रहा है हैदराबाद में और जो पहला फ्यूसलाज है वो 2028 में रोल आउट होगा जो कि एक्सपोर्ट के लिए होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होता है 114 रफाल के लिए, तो टीएसएल यहाँ पे पार्टनर होगा जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अगर आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में भारत का ही जो अपना लॉकहीड मार्टिन है या फिर बोइंग है वो एस्टैब्लिश हो, तो जो इस तरह की एक पैरेलल कैपेबिलिटी है वो आपको बनानी पड़ेगी, प्राइवेट प्लेयर को बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो ऑडिट कंडक्ट हुए थे एडीए के द्वारा, हमारे जो कमी प्राइवेट प्लेयर है जिनके पास कैपेबिलिटी है तो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें, एफसेट को बना सकें, तो जो इस तरह का इंक्लूजन है वो हो जाता है। सारा जो इंफ्रा एमएसएमई है, सप्लायर्स हैं, वो सेटअप हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आगे चल के जो एमका का प्रोडक्शन होगा, एमका मार्क 2 का, उसमें बेनिफिशियली होगा। एक जो पैरेलल प्रोडक्शन लाइन है वो बैठाई जाएगी प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, तो ये एक एडवांटेज रहेगा। तो ये सभी भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। जो एमआरओ फैसिलिटी है वो यहीं पे सेटअप की जाएगी, अब चाहे M88 के हो या फिर कंप्लीट एयरक्राफ्ट के हो, हैदराबाद में वो सेटअप होंगी। और इसके प्रोक्योरमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जो आपका फ्लीट एक्सपेंशन है वो होगा 36 आप ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुके हो और तकरीबन 26 का जो नंबर है वो इंडियन नेवी भी देख रही है, तो ये कॉमन फैक्टर है वो बनता है। तो यहाँ पे जो टोटल रफाल के नंबर होंगे वो 175 के अराउंड हो जाएंगे। तो जो फ्लीट का एक्सपेंशन है वो तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो कॉम्बैट प्रूवन भी है, ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रूव हो चुके हैं। इसका जो ईडब्ल्यू स्वीट है वो भी ऑपरेशन सिंदूर में प्रूव हुआ है। कई सारे जो एयर टू एयर मिसाइल है वो जैम किए गए हैं। बात करेंगे स्पेक्ट्रा की, जो इसका स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू स्वीट है उसने PL-15 को जैम किया है, आउट परफॉर्म किया है। तो जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, स्पेशली ईडब्ल्यू टेक्नोलॉजी है, उससे ये सुपीरियर है, तो ये आपके पास एडवांटेज है। और जो एक पॉसिबिलिटी है अपग्रेड की वो भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे डाउन पॉइंट यही रहते हैं कि जो नए वेपन का इंटीग्रेशन है वो आप नहीं कर पाओगे, उसको करने के लिए जो OEM की हेल्प है वो लेनी पड़ती है। हो सकता है एक बार जो सभी चीजें यहाँ पे सेटअप हो जाएंगी भारत में तो वहाँ पे जो असिस्टेंस है वो आसान हो जाएगा, जो इंडियन बॉडी होगी वो सब चीजें कर पाएंगी, लेकिन जो एडिशनल कॉस्ट है वेपन इंटीग्रेशन के लिए वो तो जाएगा ही। तो जो टेक ट्रांसफर है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक इकोसिस्टम है मॉडर्न फाइटर जेट के लिए वो एस्टैब्लिश यहाँ पे होगा। आपको जो फ्रांस के प्रोडक्ट है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देंगे। यहाँ पे सवाल ये था कि जो 2 लाख करोड़ रुपए की ये डील है यानी कि $24 बिलियन की ये डील है, क्या वो अफेक्ट करेगी इंडिया के R&D को, एमका को, या फिर जो तेजस मार्क 2 है उसको। तो शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हो कि अफेक्ट कर सकती है। अगर हम बात करते हैं भारत के एनुअल डिफेंस बजट की तो 6.2 लाख करोड़ रुपए का वो बजट बैठता है और वहाँ पे जो कैपिटल आउटले है तकरीबन 1.7 लाख करोड़ रुपए का बैठता है वो, और ये जो डील है वो उसको ऑलमोस्ट क्रॉस करती है आपके पर ईयर के कैपिटल आउटले को। यहाँ पे कैच ये है कि ये जो पैसे पे किए जाएंगे फ्रांस को ये एक ही बार में नहीं पे होंगे, ये एनुअल ट्रेंच के हिसाब से पे किए जाएंगे एनुअली। तो ये 2 लाख करोड़ रुपए हैं तकरीबन 10 से 15 साल में ये पे होते हुए दिखेंगे, जहाँ पे जो इन रफाल की डिलीवरी है वो हो रही होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो होती रहेगी पर ईयर। जहाँ तक बात है इम्पैक्ट की कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा तेजस मार्क 2 एम का या फिर हमारे R&D पे, तो वो डिपेंड करता है MOD पे कि जो प्रायोरिटी है वो किस तरह से देते हैं, कहाँ देते हैं, उनको वहाँ पे मैनेज करना है। और वैसे भी जो भारतीय प्रोडक्ट है वहाँ पे जो खर्च है वो उतना नहीं है। अगर हम तेजस मार्क 2 की ही बात करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है वो 2022 में अप्रूव की गई थी 10,000 करोड़ रुपए का, तो वो भी पर ईयर बेसिस पे एलोकेट हो रहे हैं। वहीं पे एमका की बात करेंगे तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे एमका पे, स्पेशली एफसेट पे यानी कि फुल स्केल डेवलपमेंट पे, जो कि फेज 1 का पार्ट है, और ये भी ट्रेंच में होते हुए दिखेंगे, तो ज्यादा जो लोड है वो नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे सेकंड सवाल था वो ये था कि क्या कुछ ये नया लेके आ रहा है, क्योंकि इस तरह का जो प्रोक्योरमेंट है Su-30 MKI को लेके 272 के नंबर में MKI हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। ऑलरेडी जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है एयरोस्पेस स्पेशली वो सेटअप हो चुका है, तो ये क्या चीज नया ऐड करेगा रफाल का प्रोक्योरमेंट। तो जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली पार्ट है, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। हम सभी अवेयर हैं कि जो रफाल है उसको हाई प्रिसीजन से बनाया गया है Su-30 MKI के कंपैरिजन में। ज्यादातर जो मटेरियल यहाँ पे है वो कंपोजिट है, हाई क्वालिटी कंपोजिट है, मॉड्यूलर सिस्टम है, टॉलरेंस यहाँ पे टाइटा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सिस्टम में इंडियन फर्म का जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी क्वालिटी को, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को ऊपर लेके जाएगा, और जब का वर्कफोर्स है वो और भी स्किल्ड होगा, तो ये एडवांटेज हो गया। सप्लाई चेन है उसको आप लोकलाइज कर पाओगे, जो क्वालिटी कंट्रोल है वो आपके इंप्रूव होंगे। यहाँ पे जो डसो का इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी क्वालिटी कंट्रोल को और भी स्ट्रिक्ट बनाएगी, तो कहीं ना कहीं जो इंप्रूवमेंट है आपके सभी MSME को, आपके वेंडर्स को, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी।
तो जो एक स्टैंडर्ड है टियर 2 और टियर 3 सप्लायर के वो बढ़ेंगे। अब वो चाहे एवियोनिक्स को मैन्युफैक्चर करने को लेके हो, हाइड्रोलिक्स को मैन्युफैक्चर करने को लेके हो, या फिर जो दूसरे कंपोनेंट LRU है उनको मैन्युफैक्चर करने को लेके हो। तो आगे चल के आपको हेल्प करेंगे दूसरे प्रोग्राम में भी, इंडिजिनस प्रोग्राम में भी। जो MIT की MRO फैसिलिटी है हैदराबाद में सेटअप होगी वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी। ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है फ्रांस पे वो आपको नहीं करना पड़ेगा, जो कि आप AL-31FP के केस में करते हो। रूस पे जो डिपेंडेंसी है वो रहती है। अगर हम EW वॉरफेयर की बात करेंगे, EW स्वीट की बात करते हैं, जो सेंसर फ्यूजन है वो आप सीखोगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे सीखोगे, और जो उसका इंप्लीमेंटेशन है वो दूसरे भारतीय प्रोग्राम में भी दिखेंगे। जो मिसाइल इकोसिस्टम है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो एडवांटेज है वो मिलेगा। हालांकि जो हमारा अपना सेटअप है DRDO का वो ऑलरेडी एडवांस है। और यहाँ पे जो एडिशनल एडवांटेज है एक्सपोर्ट पोटेंशियल का वो आपको मिलेगा, जहाँ पे जो कंपोनेंट है वो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, और जो सपोर्ट रोल है दूसरे कंट्री के रफाल को वो भी आप दे पाओगे। तो काफी कुछ जो वैल्यू है ये भी लेके आएगा। तो यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट ये भी था कि क्या इसके बदले हमें Su-57 प्रोक्योर करना चाहिए था, तो वो एक सही प्रोस्पेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे फाइटर जेट का जो नंबर है आपको एक बड़े नंबर में चाहिए। आपकी जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो गिर रही है। Su-57 हम सभी जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर है, रफाल यहाँ पे 4.5 जनरेशन का है। स्टेल्थ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी Su-57 आगे होगा, लेकिन जहाँ तक बात है इंडिजिनस कंटेंट की तो 60% के अराउंड यहाँ पे ऑफर की गई है। और कोई भी जो ऑफिशियल ऑफरिंग है, फॉर्मल ऑफरिंग है Su-57 को लेके वो नहीं की गई है रूस की तरफ से। वो भी सारी बातें मीडिया में चल रही हैं। सिर्फ 20 ऑड एयरक्राफ्ट हैं वही बनाए गए हैं अभी। तो काफी ऐसे जो फैक्टर हैं वो रहे हैं। रफाल एक कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म रहेगा। एक जो पॉसिबिलिटी है एक लिमिटेड नंबर में Su-57 को प्रोक्योर करने का, वो पॉसिबिलिटी अभी ओपन है। आने वाले टाइम में वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे रफाल को इसलिए प्रोक्योर किया गया है कि ये कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके ऑलरेडी जो ऑपरेट हो रहे हैं 36 के नंबर में रफाल, तो उसको ये कॉम्प्लीमेंट करने जा रहा है। इंडियन नेवी भी ऑपरेट करने वाली है। ऑलरेडी ये प्रूवन हो चुका है चाइनीज प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट। अब वो चाहे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर जो उनके एयर टू एयर मिसाइल्स हो, उनके अगेंस्ट प्रूवन हो चुका है। उनको इसने जैम किया था। वहाँ पे जो स्पेक्ट्रा है वो स्ट्रांगली इफेक्टिव था। इसको लेकर जो कॉम्बैट सिनारियो है, मिशन पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, वो आप कर चुके हो, काफी सीख चुके हो। आपके काफी सारे जो पायलट हैं वो इस पे ट्रेन हो चुके हैं। तो इसमें और भी पायलट को ट्रेन करने के लिए जो टाइम है वो कम लगेगा, और जो प्रोडक्शन रेट है वो हायर होगा। तो आपका डेप्लेटिंग फ्लीट है जो कि अभी 31 से भी कम हो चुका है, 29 के अराउंड पहुंचने वाला है। तो उसको ऊपर ले जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको वो 30 या फिर 30 सुपर एयरक्राफ्ट पर ईयर की है। तो उसको कैचअप करने के लिए तेजस के साथ जो इसका प्रोडक्शन है वो शुरू होता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि 2038 तक एक जो अच्छा खासा फ्लीट स्ट्रेंथ है वो आप कैचअप कर चुके होंगे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अभी के टाइम पे स्मार्ट बाय है। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये भी रहेगा कि आप ऑलरेडी जो कोऑपरेशन है एमका के इंजन के लिए वो करने जा रहे हो साफरान के साथ, तो जो आपके संबंध है वो और भी स्ट्रांग होने जा रहे हैं। जो न्यूक्लियर सबमरीन है वहाँ पे भी उसकी हेल्प होने वाली है। फ्रांस का जो असिस्टेंस है वो रहेगा। जो सैटेलाइट टेक है वहाँ पे भी जो कोऑपरेशन है वो बनने वाला है, और मैरीटाइम जो पार्टनरशिप है वो तो बनी रही है। तो इतना कुछ आसपास हो रहा है जो कि इस डील को कॉम्प्लीमेंट करेगा। और कहीं की जो सबसे बड़ा फैक्टर वो ये भी है कि जो एक क्लोज टाई है रूस और चीन का वो भी बन रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी रूस के पास है उस तरह की टेक्नोलॉजी आप ऑलरेडी समझो चाइना के पास है, तो वो चीज़ उनके अगेंस्ट शायद इफेक्टिव ना हो, इसका भी जो खतरा है वो बना होता है। अगर भारत नहीं चाह रहा है कि कोई भी 5th जनरेशन फाइटर है वो प्रोक्योर नहीं किया जाए, तो उस केस में जो हमारी एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, जो एंटी स्टेल्थ रेडार है, UHF रेडार है, VHF रेडार है, स्पेशली VHF रेडार है, उसका हमें ग्रिड तैयार करना पड़ेगा, और जो हमारे ADS है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप कवर कर लेते हो तो जो चाइनीज स्टेल्थ का खतरा है वो आप कम कर सकोगे। तो डेटरेंस के रूप में जो Su-57 है वो आप ले सकते हो। एक लिमिटेड बैच में 2 से 3 स्क्वाड्रन लिया जा सकता है, क्योंकि जो यूनिट कॉस्ट है वो भी कम है, वहाँ पे तकरीबन $60-70 मिलियन के अराउंड है। तो आप ले सकते हो आने वाले टाइम में। लेकिन एकदम से ये कहना कि जो रफाल की रिक्वायरमेंट वो नहीं थी वो गलत होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।